बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं पोटम लाइन। नाज़रीन, बानी पीटीआई की आई इन्फेक्शन और उसके ऊपर उठने वाला एक सियासी तूफ़ान अपने अरूज पे है। पीटीआई के अंदर बड़ी शदीद किस्म की रिजेंटमेंट है उसकी लीडरशिप को, और वो एक ही सवाल तवातर के साथ कर रहे हैं कि बानी पीटीआई की इतनी तबीयत ख़राब थी, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, एक प्रोसीजर करवाना पड़ा, और उसकी इतला ना फैमिली को दी गई और ना ही पार्टी की लीडरशिप को दी गई। हमने कल भी अपने प्रोग्राम में इसके ऊपर कानूनी नुक्ता नज़र से बात की, हमने पीटीआई के एक रहनुमा से भी बात की। आज भी हम इसी टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत को क्या ऐसा मसला था जो उन्होंने किसी को बताया नहीं, फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि मेडिकल प्रोसीजर्स कई दफ़ा आउट ऑफ हैंड भी हो सकते हैं। छोटा सा मर्ज़ भी खुदा न खास्ता बड़ा मर्ज़ बन सकता है। देयर कुड बी एनी कॉम्प्लिकेशन इन अ मेडिकल प्रोसीजर जो कि ज़ाहिरी तौर पे कभी कभी बेज़रर लग रहा होता है। तो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना इस तरह के सिनेरियो में बड़ा ज़रूरी है। और बानी पीटीआई का मामला तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि पहले भी चहमगोइयाँ होती रहीं, स्पेकुलेशन होती रही उनकी तबीयत के हवाले से और सेहत के हवाले से। एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल भी बन गया सोशल मीडिया के ऊपर जब ये ख़बर भी आई कि खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो गया है, और उसके ऊपर भी एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस होती रही, और सोशल मीडिया पे आप सब जानते हैं कि एक बड़ा मसला ख़राब रहा। तो आज इस मौजू को हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे, इस पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे सैयद अली बुखारी, पीटीआई के रहनुमा हैं, माहिर कानून भी हैं। उनको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं इस बारे में कि हुकूमत को ऐसा क्या मसला था और पीटीआई अब क्या सोच रही है, इसके बारे में बात करते हैं। बुखारी साहब, ये बताइएगा कि सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि बात अडियाला से पिम्स तक चली गई और फैमिली को ख़बर तक नहीं हुई, और वो ये भी कहते हैं कि पिम्स के अंदर तो कोई रेटिनल स्पेशलिस्ट है ही नहीं। ये बता दीजिएगा कि खान साहब की तबीयत कैसी है, आपके पास क्या इतलात हैं पहले, और फिर ये बताएं कि ये कैसे मालूम हुआ कि रेटिना में ही मसला है और कोई और प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ ये ज़रा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फराज भाई आपका। देखें जी, क्योंकि झूठों की हुकूमत है ये, और पता नहीं किस तरह के मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं जिनको, वैसे तो अवाम 47 की हुकूमत है तो इसलिए इनका झूठ सच तो पता नहीं चलता, ओथ भी झूठे उठाए हुए हैं और बात भी झूठी करते हैं। आपने खुद सीनियर 3 मिनिस्टर्स की बातें सुनी होगी, सो कॉल्ड मिनिस्टर्स की, जिन्होंने कहा जी कि कोई खान साहब की सर्जरी नहीं हुई, कोई ऑपरेशन नहीं है। ये थर्सडे से पहले की बात कर रहा हूँ। और कल एक वजीर साहब खड़े होकर कहते हैं जी कि उनका रेटिना का इशू था, उनके आंख का इशू था, और उसके अंदर पिन दिलाया गया उनको सैटरडे को। मतलब सैटरडे से लेके थर्सडे तक ये झूठ पे झूठ बोलते रहे। या तो ये वैसे ही पपड़ है, हमें पता है, उनको पता चलता तो होता कुछ नहीं है, तो या ये जानबूझ के इन्होंने छुपाया। तो इन दोनों सूरतों में जो है ये बिल्कुल गिल्टी है। अब आ जाते हैं आपके दूसरे सवाल की तरफ कि हमें कैसे पता चला। देखिए, हमें तो सबसे पहले सोशल मीडिया से, डॉन न्यूज़ में सबसे पहले जो है उन्होंने आर्टिकल में आया, देन उसके बाद असदुल्ला साहब ने ये ब्रेकआउट की, उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन आई। तो हम तो उसी टाइम से कह रहे थे कि जी हमें खान साहब से मुलाकात करने दें, उनकी सेहत के हवाले से हमारे बड़े ही ज़्यादा कंसर्न थे और होनी भी चाहिए। अब बात यह है कि सर्जरी हो गई, आके लेके झूठे मिनिस्टर झूठे मुंह से बैठते रहे मीडिया के ऊपर। मैं तो हैरान हूँ कि दोबारा लोगों को, क्या आप लोगों को कैसे फेस करते हैं वो, और बैठ के जस्टिफिकेशन देना शुरू हो जाते हैं। जबकि आपने देखा कि जब हमारी हुकूमत थी और नवाज शरीफ साहब बीमार थे नहीं थे अल्लाह को पता है, लेकिन जो फैसल वोडा के बकौल तो सारी सूरत हाल आपके सामने ही जो वो कहते होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जब उनका पर्सनल तबीब, पर्सनल डॉक्टर जिसका नाम अदनान था, उनको बाकायदा फैसिलिटी दी गई, वो जाते थे, उनको चेकअप करते थे, उनके पर्सनल अस्पताल रायमंड वाला जो हॉस्पिटल था वहां से उनकी ट्रीटमेंट भी होती रही। फिर वो बाहर गए, मुल्क से सजा याफ्ता मुल्ज़म को बाहर भेजा गया पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, और वो डॉक्टर साहब भी साथ गए। और द अदर साइड हम कहते रहे कि यार हमें बुखारी साहब, मुझे इजाज़त दें, यहाँ मैं आपको रोकूंगा और आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। देखें, उस चीज़ का ओनस तो आपकी गवर्नमेंट के ऊपर ही था। आप लोगों को ये वेरीफाई करना आपका काम था कि क्या तबीयत इतनी ख़राब है और बाहर भेजना चाहिए कि नहीं। तो इस फैसले में भी आप जो बंदा जिसको भेज रहे हैं उसको तो ज़मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, क्यों नहीं उनको मरूज़े इल्ज़ाम ठहरा सकते।
जबकि फैसल वाडा साहब ने बता दिया कि किस चीज का ब्लड टेस्ट हुआ। अब देखें ये फैसल वाडा साहब की तो हम मेडिकल एक्सपर्टीज नहीं लेंगे, वो डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर मेडिकल एक्सपर्टीज की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हमारे सामने जिन हमारी जो हमारी लीड कर रही थी उस टाइम कमेटी, डॉक्टर साहिबा जो बेचारी खुद आज 76 साल की उम्र में कैंसर सर्वाइवर और जेल में है, एग्जैक्टली उन्होंने कहा था जी कि अगर किसी बंदे के साथ इस तरह के मामला हो रहे हैं और इतना सीरियस हो गए तो डेफिनेटली उसको जाना चाहिए। लेकिन आपको चीज मैं ये भी बताऊं कि उसमें कोर्ट ने भी ऑर्डर किया था और कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको भेजा गया। 50 रुपए का स्टाम्प पेपर कोर्ट में जमा हुआ था, कैबिनेट के पास जमा नहीं हुआ था। लेकिन ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स जो दी गई थी उनके बारे में जो फैसल वाडा साहब कहते हैं वो मैं नहीं बयान कर सकता हूँ, वो उन्हीं से पूछेगा। लेकिन उस टाइम पे आपकी तसल्ली थी आपकी गवर्नमेंट की, आपने देख लिया था कि ब्लड रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, उसमें एक रिजल्ट आया, आपने रिजल्ट देखा, उस पर फैसला कर दिया। वो रिजल्ट आया, वही मैं बता रहा हूँ कि उसके ऊपर उन्होंने बताया कि वो किसका ब्लड था, कैसे लिया गया, कहाँ से रिजल्ट आया, किस तरह मैनेज की। लेकिन कहने का मकसद है कि उनको फैसिलिटी हासिल थी, वो भी कन्विक्टेड आदमी थे, बहुत लंबी चौड़ी सजाएं थी उनको और हमने नहीं दी थी उनको। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सजा दी जिस टाइम उनकी अपनी हुकूमत थी। शायद खगान अब्बासी साहब वजीर आज़म पाकिस्तान थे, हमने नहीं दी थी उनको सजा, हमारी हुकूमत नहीं थी उस टाइम। अब बात यह कि ऑन द अदर साइड इमरान खान साहब से 4 नवंबर के बाद से अभी तक किसी की मुलाकात नहीं हुई और उनके बारे में उनकी सेहत के बारे में हमारे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे जो आज क्लियर हो चुके हैं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात गलत नहीं थे। और सही कहा आफरीदी साहब ने कि वो ऑलरेडी जो है अडयाला से पिम्स हॉस्पिटल तक पहुंच गए। मेरा सवाल ये भी था कि रेटिना में मसला है, ये कैसे पता चला अली साहब, ये कैसे पता चला कि ये चीजें हमें इंफॉर्मेशन जो मिली है, इंफॉर्मेशन हमें कोई डॉक्यूमेंट्स तो नहीं बताए गए, हमें से शेयर तो नहीं किए गए। आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने मेरी देखी हो जो केपी हाउस में हमने की, उसमें मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि ये झूठ बोलते हैं। एक तो ये खान साहब कहते थे ना, एक तो ये जाहिल भी हैं और दूसरा पढ़ना भी नहीं चाहते, सीखना भी नहीं चाहते। इनको अब मैंने कहा कि जी ये लॉ है, मैंने सेक्शन 975 जो आपके प्रिजन रूल्स 1978 है वो पढ़ के बताया कि जब भी कोई सीरियस इशू होगा तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप जो भी एक्यूज्ड हैं, जो भी बीमार हैं, उनके लवाकिन को, उनके रिलेटिव्स को इत्तला करेंगे। लॉ बताया मैंने, पाकिस्तान का लॉ बताया, इंटरनेशनल लॉ बताया, यूनाइटेड नेशन के लॉ बताए, जो कि नहीं बताया गया। अब मुझे फराज भाई, आप भी दुनिया में रहते हैं, आपको पता है कि जब भी सर्जरी होती है हमारे अजीज वकारब की, अल्लाह सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, तो उस डॉक्टर्स हमेशा उससे पहले एक फॉर्म पे सिग्नेचर्स लेते होते हैं। बिल्कुल, वो रिलेटिव्स के लेते होते हैं, मरीज के तो नहीं लेते होते। नो वन नोज कि वहां पर क्या हुआ है, कौन सी सर्जरी हुई है। तीसरी चीज मैंने आज वहां पर डिमांड की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि जनाब आप जो मेडिकल, आप जब जाते हैं हॉस्पिटल में आपको आउटडोर टिकट मिलता है, आपकी फाइल मेकअप होती है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसके बाद जो आपका सारी चीजें, पल्स, ग्लासगो कोमा स्केल, आपका बिल्कुल, आपका वेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपका बुखार, हर चीज चेक होती है। जी, हर चीज चेक होती है। आपकी वो एक बुक बनती है, उसके बाद आपको जो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है वो लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसके जो ट्रीटमेंट की जाती है वो बताया जाता है कि हमने क्या किया है, कैसे क्या सर्जरी की है, क्या क्या चीज हमने की है। उसके बाद वो जब आप निकलते हैं तो डिस्चार्ज रिपोर्ट भी दी जाती है। तो ये सारी चीजें लेना क्या उनकी बहनों का हक नहीं है? क्या उनके लवाकिन का हक नहीं है? क्या हमारा हक नहीं है? क्या आप जर्नलिस्ट हैं, आपका हक नहीं है कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, दुनिया के एक आप देखेंगे ये जो खान साहब का जो ऑपरेशन और सर्जरी की बात हुई है, ये बीबीसी ने बताई, ये CNN ने बताई, ये रिपोर्टर्स ने कोट की। मतलब कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो न्यूज़ एजेंसी नहीं है जिसे इंटरनेशनली इसको ना बताया। तो भाई बात यह है कि कुछ वो जो कहते थे ना, इनके एक वजीर शर्म होती है, कुछ हया होती है, ना इनमें शर्म है फराज भाई, ना इनमें हया है। और माजरत के साथ मैं तो ये कहता हूँ कि कमजरफी की इंतहा पे चले गए हैं ये, और या तो इनके अल्ले पल्ले है ही कुछ नहीं, इनको पता ही नहीं है कि यार कौन लाया है, किस तरह ऑपरेशन हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्योंकि बैठे हुए जो फिर बुखारी साहब ये बताएं कि आपको क्या लगता है इतना सीगा राज में रखने की क्या वजह हो सकती है? ये बताया जा सकता था कि इमीडिएट फैमिली बहनों में से कोई, अगर तीनों नहीं तो कोई एक आ जाएं और ये इलाज हो रहा है और इतने इतने बंदे एक या दो साथ लेके आ जाएं और उसको मॉनिटर कर लें, या साथ मतलब देख लें, तसल्ली कर लें अपनी, या एक आध वकील कोई साथ आ जाए, सलमान अकरम राजा साहब या आप, कोई भी हो सकता था। तो क्या वजह थी, क्यों किया होगा उन्होंने इस तरह? देखें यार, ये तो बड़ा सिंपल सी बात थी ना, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अगर ये सच्चे होते, इनके दिलों में चोर ना होते, ये इनके टांगे ना कांप रही होती, इमरान खान साहब का डर ना होता, इनके दिल में अवामुन नास के हक खाया हुआ, इन्होंने करोड़ों लोगों की इमानतों में खयानत की हुई है, तो इनसे तो यही तो करेंगे ना, अदरवाइज तो इसका एक और हाल भी था जी। बुशरा बीबी जो है वो
जेल में है, इनकी कस्टडी में है, बिल्कुल ठीक। पटियाला जेल के अंदर है। और वुमेन विंग जो उनकी वहां बनी हुई है, वुमेन जो इम्प्रिजमेंट है, वो साथ चली वो वहां जाती। पर है। ठीक है, वहां पर है, उनको साथ ले आते बिल्कुल यार, उनकी वाइफ है ना, और वहां पर बिल्कुल। आते हैं, उनको कहते हैं जी ये ट्रीटमेंट हो रही है, आप देख लें, हम ये चीजें कर रहे हैं। मतलब ये भी तो कर सकते थे ना। आपने अकेले खान साहब को लाया। मैं तो अब मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको पता है पिम्स हॉस्पिटल में हुआ है, तो पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद के अंदर है ना, वहां से लोग बाहर से तो नहीं आते। जी पता चल जाएगा 2 4 10 दिनों में वो डॉक्टर्स भी बाहर आ जाएंगे। हमें तो ये भी तक डॉक्टर से भी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, सुना है वो भी कहीं सिगार राज में ही है अभी तक, या किसी सेफ जगह ही बैठे हुए हैं। सो अभी तो ये भी नहीं पता 20 चला कि मिनट क्या का हुआ है क्या प्रोसीजर, नहीं हुआ। 20 मिनट का प्रोसीजर बता रहे हैं। तो आपका क्या आइडिया है? लेज़र प्रोसीजर था? क्योंकि कुछ ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन एज सच तो नहीं है, ये तो नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, लेकिन ये शायद बताया जा रहा है कि एक लेज़र ट्रीटमेंट था जो जिसके अंदर ज़ाहिर है कोई इतना पेन फ्री भी होता है और आपकी जो ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाती है, इलाज भी हो जाता है, और इस तरह का कोई मामला हुआ। तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस बारे में? देखिए फराद भाई, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो कम से कम इतनी ज़रूर है, जो हमें सोशल मीडिया के हवाले से ही मिली है, या इंटरनेशनल न्यूज़ या आप लोगों के तवसत से मिली है। जी वो क्योंकि गवर्नमेंट तो इस पे खामोश है ना, वो तो बेचारी मुंह छुपाती फिर रही है। जी बात यह है कि एंथेसिया तो दिया गया। अगर आपको एंथेसिया दिया है तो 20 मिनट में तो आई डोंट नो कि कितना होता है। मेरे अपने वालिदैन दोनों का, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, आँखों की आमीन। सर्जरी 20 मिनट में तो नहीं हुई। जी उनकी तो घंटा पौना पौना घंटा लगा। जी, सो एनेस्थीसिया ऐसी का बात असर नहीं तो है। रहता है जी, सही कह रहे हैं आप। ऑब्वियसली। बिल्कुल तो बिल्कुल। बात यह है कि ये तो अब पता चलेगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल डॉक्यूमेंट्स जो हुए हैं यार, वो तो दे देना। वो तो जी पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया ना एक, जी जी वो तो बिल्कुल। रिकॉर्ड का हिस्सा हो गया ना। वो तो अब आज नहीं तो कल आ जाएगा, आपके पास भी आ जाएगा, बाकी लोगों के पास भी आ जाएगा। हाँ, उसको सील करके रख दिया हो, कोई नए कानून साजी कर दी गई हो, कोई नई अमेंडमेंट आ गई हो कि किसी का जो मर्जी इलाज कर लो, किसी को हक नहीं है कि उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करें, तो बड़ा अनफेयर है। और आपको पता है, कहते हैं ना, आवाज़ खल्क को खुदा आवाज़ खल्क को नकारा है खुदा समझो। जी तो ये तो अभी उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं। और इन्होंने तो भागते चोर की लंगोटी, आप देख लीजिएगा, ये जितने लोग बैठे हुए हैं, हमने देखा कि जो इससे पहले गासिब आए थे, और जब उनका दौर गया तो वो पाकिस्तान में रहे भी नहीं, भाग गए हमेशा। तो हमने तो यहीं रहना है। इसलिए मैं इनको अभी भी मशवरा देते हैं कि होश के नाखन लें, वो काम मत करें, वो गिरे मत डालें हाथों से जो कल आपको दांतों से खोलनी पड़े। सो और हमारे लीडर इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात कराएं, उनकी जोजा मुहतरमा की मुलाकात कराएं, उनके बच्चों को जी बुलाएं, खुद इनविटेशन दे के बुलाएं उन्हें, कहें जी आए दोनों बच्चे और मुलाकात करें अपने वालिद साहब से, हमारी मुलाकात कराएं। खान साहब के हम वर्कर हैं, हम जी वकील हैं उनके, उन्होंने टिकट दिए, हम उनके नुमाइंदे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो बात यह है कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। बिल्कुल। ये बता दीजिएगा कि सीएम केपी के भी, आप लोग भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बाहर गए, मुलाकात तो नहीं हो सकी, रजिस्ट्रार साहब मिले, उसकी कुछ तफसीलात बताएं। ये डिमांड क्यों कर रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना है? ये तो ज़ाहिर आप कानूनदान हैं, ये यूजुअल प्रैक्टिस और एक रूटीन नहीं होता। इतने बड़े जो जजेस हैं वो साइलिन से, ज़ाहिर है आप साइल की हैसियत में गए थे तो मुलाकात नहीं करते आम तौर पे, प्रोटोकॉल नहीं है। तो डिमांड क्यों थी? कोई सेरेमोनियल बात थी ये, या क्या मकसद था इसके पीछे? ज़रा लॉ वाइज भी बताएं और अदरवाइज भी बताएं। देखिए फराज भाई, चीफ जस्टिस का मिलना कोई मायूब नहीं है, कोई जी कानून में मना नहीं है, और मिलते भी रहे हैं। इससे पहले चीफ जस्टिस जो हैं, जब भी लोग जाते रहे उनसे मुलाकातें भी करते रहे। जी अब बात यह है कि हमारे साथ तो एक अनयूजुअल प्रैक्टिस हो रही है, जो कि अनयूजुअल प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ लॉ हो रही है, जी कि बुशा बीबी हैं जिनको सबसे कम पनिशमेंट है, लेसर पनिशमेंट का केस है उनका, और उनकी जमानत नहीं लग रही, जबकि कानून कहता है कि 3 महीने के अंदर अगर अपील का फैसला नहीं होता तो आपको बेल ग्रांट करनी चाहिए। जी 26 आ गया जनवरी 25 में जो है बुशा बीबी को जो सजा हुई थी उसके खिलाफ अपील फाइल की गई थी, और आज तक अपील फिक्स नहीं हो रही। और अपील तो छोड़ देना, चले 2 मिनट के लिए, बेल फिक्स नहीं हो रही, जो अदरवाइज आप इंटाइटल हो जाते हैं 15 दिन में। तो हम चीफ जस्टिस साहब को बता रहे थे कि ये अक्रॉस द रोड इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है, वो डोगर साहब आ गए, डोगर कोर्ट बन गई है वो, लेकिन आप नहीं लेकर आए हैं ना, आप ही ने कमीशन में से उनको अप्रूव किया हुआ। तो हम तो इनको ये कहने गए थे कि जनाब इंसाफ के मुतकाजी बन जाए, आपने इंसाफ बांटना है, आपने इंसाफ देना है, जी वो कोई विरासत या जायदाद नहीं देनी। सो आपका काम है कि आपको हम बताएं कि जी ये हमारे साथ हो रहा है, और आप इस टाइम सबसे बड़े ओहदे पे बैठे हुए हैं, इसलिए आप 2 कदम आगे बढ़ें और बढ़ के जो है इंटरवीन करें चीज़ों में, और बताएं इसके अंदर की कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे नहीं हो रही। आपको क्या लगता है क्या रिज़ल्ट निकलेगा? आपने अपना बिल्कुल एक हक जो है उसको एक्सरसाइज किया, आप गए, यू मेड अ पॉइंट,
अब आपको चीज़ें कहाँ जाती हुई नज़र आती हैं? पंजोता साहब से कल मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि हम तवातर के साथ परसों ग़ालिबन साथ थे, तो उन्होंने कहा तवातर के साथ हम परसू करेंगे, जो हमारी अपील्स जो हैं नहीं लग रही और केसेस नहीं लग रहे, और हम नए केसेस भी करेंगे। काफ़ी उन्होंने, ज़ाहिर है वो यही कर सकते हैं, आप लोग यही कर सकते हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस मामले को? कहाँ जाता नज़र आता है? आपके केसेस लगेंगे, डेट्स मिल जाएंगी, या इस एफ़र्ट का भी आपको लगता है कि फ्यूटाइल एफ़र्ट है, कुछ नहीं होगा? क्या लगता है आपको? फराज भाई, बात यह है कि अल्टीमेट जीत तो हक की होती है। जी, इसलिए ये जो बैसाखियों पे खड़े हुए ना, बैसाखियों पे चलने वाले की और अपनी टांगों पे चलने वाले में बड़ा फर्क होता है। तो जब ये बैसाखियां टूटेंगी या बैसाखियां गिरेंगी ना, तो ये धड़ाम से मुंह के बाहर गिर जाएंगे। सारा सिस्टम जो इन्होंने कोलैप्स किया हुआ है, सारा सिस्टम जो इन्होंने तहस नहस किया हुआ है, अवाम उन्नास को जो इन्होंने उनकी तबाही फेरी हुई है, ये सारी की सारी इनके मुंह पे दे मारी जाएगी। द टाइम विल कम एंड यू विल सी। बहुत जल्दी होना है और हमने अपनी एफर्ट्स करनी है। देखिए, नतीजा देख के कभी भी एफर्ट्स नहीं की जाती। नतीजा आता है अल्लाह की मर्जी से, और जी, एफर्ट्स करने के बाद आता है। एफर्ट्स जी, करना हमारा हक है। हक पे बिल्कुल। खड़े होके हम समझते हैं कि जी हम हक पे खड़े हैं, हमारे साथ दर ज्यादती हो रही है, और हम जो है इसका जो है अपनी ज्यादतियां बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इन गुनाहगारों के साथ, इन जालिमों के साथ नहीं खड़े होंगे। हम मजलूम जरूर होंगे, लेकिन अपनी आवाज जरूर उठाएंगे, क्योंकि मजलूम होकर भी अपनी आवाज उठाना यही हुसैनियत है ना, यही हमें हमारा दीन सिखाता है। सो बात यह है कि हम खड़े हुए हैं, हम अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करेंगे, जिस लेवल पे होगा, जिस जगह तक हम जा सकते हैं हम जाएंगे। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, हमारा कानूनी, शरई, मोरली, सोशली हक है, तो हम उन सारी पोजीशंस को अडॉप्ट करेंगे। बुखारी साहब, आपका जो टोन होता है, मैं आपकी ज़ात की बात कर रहा हूँ, बड़ा एक लॉजिकल टोन होता है आपका, जो बाकी माज़रत के साथ आपकी जो लीडरशिप है उसका वैसा टोन नहीं होता। बात आप भी वही कर रहे हैं मोर और लेस, लेकिन आपका अंदाज़ थोड़ा सा फ़र्क है। ये मैं, आप समझ लें कि कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, या मुझे तरीका शायद आपका ज़्यादा समझ आता है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। बात ये करना चाहता हूँ कि पीटीआई जो है वो तसादम की तरफ जा रही है, और ये जो 8 फरवरी की कॉल है, जेल भरो, पहिया जाम, और अलीमा बीबी का भी बयान आया कि जी घरों से ना निकलें, बंद करें। ज़ाहिर है एक सियासी कॉल है, तो हक रखती हैं लोगों से मुखातिब होने का। तो आप लोग बग़ैर किसी डायलॉग के में इंगेज हुए, दोनों हाउसेस में आपकी अब ऑपोजिशन लीडर्स हैं आपके पास, उनको यूटिलाइज़ किए बग़ैर आप आगे बढ़ रहे हैं। मुल्क पहले बंद करेंगे और उसके बाद बात करेंगे। कुछ समझ नहीं आ रही कि एक ऑप्शन ही, आपकी लीडरशिप भी और आप लोग भी एक ही ऑप्शन की तरफ जाते हैं, दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। जितनी दफ़ा भी आपको ऑफर हुई है, आपने उसको कोई खास लिफ्ट नहीं कराई। देखिए फराज भाई, पहली बात तो ये ऑफर वाली बात ही गलत है। जी, हम कोई बार्गेन करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम जी, सौदेबाजी नहीं करते। हम अपने लेकिन स्टांस बैठ के के ऊपर खड़े बात हैं। तो आप या तो करेंगे हमारा ना, स्टांस गलत आप है या किसी हमारा नतीजे पे स्टांस ठीक है। पहुंचना है आपने। अगर खान साहब की रिहाई मुमकिन बनानी है, तो आप बात तो करेंगे, या बात किए बगैर ही करवा लेंगे? देखिए देखें, बात यह है कि जो आपने बात की या गुफ्तो शनीद की बात की, आज मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब हमने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मेरे साथ चेयरमैन गौर साहब भी बैठे हुए थे हमारे, जी, और बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ा वाशगाफ अल्फाज में कहा जी, कि कहा गया कि जी कोई बात हो रही है, कोई मेरे से मुलाकात की बात की गई है। मुझे कहा गया, उन्होंने कहा जी किसी किस्म की कोई बात मुझसे नहीं हुई, किसी किस्म की कोई मुझे अप्रोच नहीं किया गया, या मुझसे हुकूमती लेवल पे कोई बात नहीं की गई कि आपको। ये भी उन्होंने डिनाई किया कि मुझे ये कहा गया कि जी आप खान साहब को मिल लें, अकेले मिल लें, तो मैंने ना किया। उन्होंने कहा बिल्कुल मुझसे ऐसी कोई बात हुई ना, मुझे कहा गया। हम में से कोई बंदा भी है, उन साथ हमारे बाबर रहमान साहब भी बैठे हुए थे, मैं भी, तो उन्होंने कहा हम में से भी कोई बंदा अकेला किसी को मिलाते तो हम दौड़ के जाते खान साहब को मिलने के लिए, इस पोजीशन में कि यार जब उनके हमें सेहत का ही नहीं पता, उनकी सर्जरी हुई है, जी, तो कोई एक बंदा भी हो तो हम तो उसको गनीमत जानते और 1 मिनट में जाते हैं अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब झूठ पे मबनी है। ये मिनिस्टर्स झूठ दर झूठ बोलते जा रहे हैं, इनकी तो शक्लों से यहाँ हो गया झूठ बोलना। और ये तो माशाल्लाह इतने पक्के झूठ वाले हो गए हैं कि जी, इनको ये भी एहसास नहीं होता कि सामने सुनने वाला हमारी बातें सुन के हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है कि यार क्या बात कर रहे हो। अब फराज भाई, जो आपने बात की, अपोजिशन लीडर इमरान खान साहब ने बनाया नेशनल असेंबली का भी और सेनेट का भी, मैं ही वो मैसेज लेकर आया था। जी, उसमें राजा नासिर साहब भी थे और अच्छा जई साहब भी थे। अब बात यह है कि उन्हीं के पास ये डिसीजन खान साहब ने दिया, हम तो उनको फॉलो करेंगे। हमारे लीडर हैं, उनको हम लोगों ने वोटें देके बनाया है, और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 8 तारीख को जो है हम जो है शटर डाउन करेंगे और घर में रहेंगे। और अगर हमारे बाहर निकले हम, तब भी गोलियां मारते हो, पानी मारते हो, कंटेनर्स लगाते हो, पूरा पाकिस्तान सील करते हो, पर्चे देते हो,
घर में रहे हम तब भी इनको तकलीफ। यार हम इनके बांदी तो नहीं है ना, जी हम इनके गुलाम तो नहीं है ना, कोई हम ये गुलाम इब्ने गुलाम जरूर होंगे, ठीक है, हम लोग तो वो नहीं है। हम तो जमहूरियत की बात करते हैं, पीसफुल अपने प्रोटेस्ट की बात करते हैं, सिविलाइज तरीके से फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये इजाजत देता है ना, जी कोई बाहर की बात तो नहीं। या तो खत्म कर दें कि ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 25 तक सब खत्म है जी, हर चीज खत्म हो गई, इमरजेंसी है, कोई बाहर निकलेगा तो उसकी ऐसी की तैसी, जो घर में रहेगा तो उसकी भी ऐसी की तैसी। वैसे तो उन्होंने घरों में भी लोगों की इस्तें पामाल की हैं, किसको छोड़ा है इन्होंने? कौन सा बंदा छुटा हुआ? क्या मेरे ऊपर नहीं पर्चे हुए दर्जनों की तादाद में? क्या लोगों के बाकी सबके ऊपर नहीं पर्चे हुए? क्या लोगों की माएं बहनें बेटियां जेल में नहीं है अभी तक? जाके देख लें, मैं अभी कुछ दिन कबल कोट लखपत जेल होके हूँ, मैं डॉक्टर साहबा से भी मुलाकात करके हूँ। 76 साल की कैंसर सर्वाइवर जेल में है, क्या नहीं है वो? बाकी खातन जेल में नहीं है? सारी जेल में है, सजाएं दी हुई हैं। सबको पता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, सब इन्होंने जाली और झूठी और फर्जी बनाए हुए हैं। सबके अंदर हैरतज़दा बात यह, कंप्लेनेंट सरकार है। जितने केसेस हैं कराची टू लंडी कोतल हमारे खिलाफ, सब में स्टेट सरकार जिसको कहते हैं ना, हुकूमत पाकिस्तान, जो फार्म 47 वाले हैं, ये उसके अंदर मुद्दई हैं, चाहे वो पीडीएम के हों या चाहे अभी के हों। सो बात यह है, सारी पोजीशन में अगर हम अपना स्टांस लेते हैं, हम अपना एक नुक्ता नजर रखते हैं। क्या 8 तारीख को मौलाना फजल रहमान साहब ने जलसों की कॉल नहीं जी की हुई? जी क्या बिल्कुल उनके दिए बारे में भी इनकी यही बात है? तो अब बात यह है कि 8 फरवरी तो जो है ना, वो हमारा दिन था भाई, लोगों ने हमें वोटें दी, हम इलेक्शन जीत के जो है 8 तारीख को निकले, रात को हमने ढोल ढमक्कों के साथ इलेक्शन जीते, इमरान खान की फतह हुई, लोगों ने इमरान खान को वोट दी। 9 तारीख की हुकूमत बैठी हुई है, तो 9 फरवरी तो, और जो है वो तो ब्लैक डे है ही है। 8 फरवरी को तो आपने लोगों के हक के ऊपर डाका मारा है, आपने गबन किया है, आपने डकैतियां की हुई हैं, ये इतनी बड़ी अमानतों में खयानत की हुई है। आपको पता है फराज भाई, मैं एक चीज आपको बता दूं, हम जी स्कूल में पढ़ते थे, बड़ा एक मशहूर वाकया था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलो मक्का से मदीना हिजरत की, जी तो जनाब अली अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपने बिस्तर पे लटाया और एक मैसेज देकर गए कि ये लोगों की मानते हैं, ये सुबह वापस उनको दे के तो मदीना आना। उन्होंने अपने घर के सबसे ज्यादा जो एतमाद वाले अपने कजन थे, उनको बैठे अपने पे लटाया और कहा मानते देखे, और मानतों की इतनी पूछ है। जी तो जिन्होंने ये 25 करोड़ लोगों की वोटों के मानतों में खयानत किया है, क्या इनसे पूछ कोई भी नहीं है? क्या अल्लाह के हजूर इनसे पूछ नहीं है पूछ। और ये दुनिया भी नजर आएगी ना। वो बुजुर्ग कहते हैं ना 21वीं सदी है, ये तो कुछ दिनों की बात है। यहाँ तो मिनटों में चीजें चेंज हो जाती हैं, यहाँ तो एक पेज एक बुखारी सेकंड में साहब, फर्क पड़ जाता है। मैं आई कुडंट एग्री मोर विद यू, लेकिन ज़ाहिर है हम इस दुनिया में मौजूद हैं और ये दुनिया के अंदर चीज़ें बड़ी अजीब किस्म की चलती हैं। 2018 के इलेक्शन में आपके मुखालफीन जो हैं वो भी यही बातें कर रहे थे जो इस इलेक्शन में आप कर रहे हैं। आप पॉलिटिशियंस को मिल बैठ के सिस्टम को चेंज करना होगा। जो बानी पीटीआई हैं उनकी सियासत में मिल बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी बात हुई कि पॉलिटिकल स्पेस देनी और लेनी चाहिए, मिल बैठ के कोई नतीजा निकालना चाहिए। कंसेंसस है आज सबका, तमाम सियासी फोर्सेस का इस बात पे, लेकिन जहाँ रुकावट आती है वो आपके लीडर की तरफ से रुकावट आती है। वो और पंच लाइन वही है कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं उनसे बात करूंगा जिनके पास असल इख्तियार है। तो ये डेडलॉक है। आप एज ए पॉलिटिकल वर्कर क्या समझते हैं, ये पॉलिटिकल स्पेस देना सियासतदानों का काम नहीं है? इसके लिए कोई और बंदा आएगा? देखिए फराज भाई, पहली बात तो ये है कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी। जी और आपको हमारी यानी इमरान खान साहब की ताकत का अंदाजा इससे हो जाना चाहिए कि जब इमरान खान अपना कोई खिलाड़ी उतारता है ग्राउंड के अंदर, इलेक्शन के अंदर, तो 13 पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं और एक बंदा देती हैं उसके सामने। तो ये इमरान खान की मकबूलियत है और ये इमरान खान साहब का जोर है। और ऑन द अदर साइड आप देखेंगे कि जब जुल्फकार अली भुट्टो का दौर था और जुल्फकार अली भुट्टो साहब पे बड़ा अरूज था, तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ही अकेले इलेक्शन लड़ते थे। कॉम्बिनेशन जो था पीडीएम का सारा के सारा उनके खिलाफ होता था जी और उनके खिलाफ 13 महाज आए। जब बेनजीर भुट्टो 88 में आई ना, तो IJI बनी 9 पार्टियों की। जब आपके पास ताकत होती है अवाम की, और आप जब अवाम के ऊपर और अल्लाह के ऊपर बिलीव करते हैं ना, तो आपको इन चीज़ों, छोटी मोटी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आपकी जो करने वाली थी वो ये है कि जी गुफ्तगू शनीद के लिए हमने कब इनकार किया? हमने तो कभी इनकार नहीं किया। लेकिन उन लोगों से करें जिनको यही नहीं पता कि खान साहब जो हैं वो सैटरडे को आते हैं और उनकी सर्जरी हो गए, वो चले जाते हैं, और ये 5 दिन मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स बैठ बैठ के कहते बुखारी हैं साहब कि मुझे जी इजाज़त आईडी है, दें, और मुझे इजाज़त थर्सडे को दें, जो है वो आगे कहते हैं, थर्सडे को मुझे आके एक कहते और हैं कि सवाल जनाब हो करने की गया इजाज़त सर्जरी। दें। और आप एक चीज ऐड कर दूं, जी 18 में ना 2018 इलेक्शन में जी पूरे पाकिस्तान से सिर्फ 18 पिटीशंस पेंडिंग थी। 18 पिटीशंस जो फाइल की गई थी इलेक्शन में, आज 300 प्लस है। सो प्रोविंशियल और नेशनल दोनों मिला के
सो आप 18 को कभी इससे नहीं मिला सकते, क्योंकि 2013 में जब इलेक्शंस की बात हुई थी और हमने धरना दिया था, उसके बाद 5 सीटें खुली थी, 5 की 5 नून की सीटें खुली थी, जिसमें याद सादक साहब की सीट भी थी, ख्वाजा साद रफीक साहब की भी थी, लोधरा वाली भी थी, सारी की सारी जो है अंदर फ्रॉड निकला और दोबारा री इलेक्शन हुए थे, आपको याद हो, नून की गवर्नमेंट के अंदर। जी तो इससे बढ़ के मैं और कोई बात नहीं करूंगा कि जो असगर खान पिटीशन थी, जो 1990 में बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा कहती होती थी, आज वो चीख चीख के कह रही है कि उसके अंदर कैसे धांधली और बेईमानी की गई, लेकिन एक बंदा जो है, एक पार्टी जो है, वो हमेशा उसकी बेनिफिशियरी रही, और वो मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब थे। आप देख लें 85 से स्टार्ट कर दें जुनेजो साहब के दौर से, तो आज तक जो बेनिफिशियरी रहे, चाहे वो अदलिया के रहे, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट के रहे, चाहे वो इसी तरह मुश्तरका पार्टियों के रहे, तो वो बेनिफिशियरी सिर्फ एक ही खानदान रहा, और वो शरीफ खानदान था। देखें, आप पानी पीटीआई की सियासत का एक अंदाज़ है, वो एक मुख्तलिफ अंदाज़ है। उससे पहले ये अंदाज़ किसी सियासतदान ने नहीं अपनाया, ये सब जानते हैं। बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट को और इदारों को आवाज़ दे के मदद के लिए ये ट्रेंड भी तो बानी पीटीआई ने ही चलाया था। और उसके बाद आप हैं एक सियासी पार्टी, लेकिन बाकी सियासी एलिमेंट्स को माइनस करके काम वही कर रहे हैं जो बाकी सियासी पार्टियों ने किया। इसमें भी कोई शक नहीं, ये भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? देखें, थोड़ा सा मैं इसमें ना आपके इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूंगा, अगर मैं गलत हो तो जरूर इस्लाह कीजिएगा। जी, एस्टैब्लिशमेंट के बारे में हमने कोई वो बातें नहीं की जो मेमो गेट में पीपल्स पार्टी ने की, जलसों में खड़े होकर आवाज़ें दी बुखारी साहब, जो सुन लेना, जो डॉन लीग्स में जो है ना, वो मरियम साहबा ने की, जो गुजरांवाला जलसे के अंदर पाकिस्तान की 78 साल तारीख में, सियासी तौर की बात कर रहा हूं मैं, 78 साल तारीख में पाकिस्तान के वाहिद एक मरियम बीबी थी जिन्होंने लाइव अपने जलसे में वीडियोस लगाई, सिटिंग जर्नल्स और सिटिंग जस्टिस की तस्वीरें और वीडियोस लगाई। मुझे पाकिस्तान की तारीख में बता दीजिएगा कोई ऐसा हुआ? ऐसा काम नहीं हुआ, हमने कभी भी नहीं किया। हमने इंस्टीट्यूशन की भी इज्जत की, हमने लोगों की भी इज्जत की, और मैं इसके सामने आपके मिसाल बैठूं, जब इंडिया ने अटैक किया मई में पाकिस्तान में, तो मेरे सामने इमरान खान साहब ने वहां से कहा, सब इकट्ठे हो जो हम मोदी के खिलाफ जंग में सारी फौज के साथ हैं, हमारे शहीद हो रहे हैं बच्चे, हम उनके साथ। जी, आज तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, जनवरी आ चुका है, जनवरी की भी आज 30th है, जी, मई के बाद, मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक स्टेटमेंट अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट मोदी बता दें। आज की तारीख में 3 दफा का वजीर खान साहब की भी स्टेटमेंट नहीं आई, ट्वीट्स आते रहे लेकिन खान साहब की भी स्टेटमेंट नहीं आई। खान साहब ट्वीट्स तो आते रहे और फौज के खिलाफ आते रहे, लेकिन जेल के अंदर से आई, मीडिया के सामने आई, मेरे सामने आई, और हमने बाहर आके स्टेटमेंट दी कि खान साहब ने कहा जंग के दौरान सारे इकट्ठे हो जाएं, अपनी फौज के साथ हम खड़े हों। क्या कर रहे हैं? ऐसे ना करें फराज भाई, जरा तारीख देख लीजिएगा उन तारीखों में, और मीडिया ने कोट किया। मैं तो चले उनका एक वर्क करूँ ना, मैं तो इतना से कर करूँ। बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा और फिर आपके वक्त का शुक्रिया अदा करूंगा। ये बताएं कि वादी इत्तरा के अंदर अब इस टाइम पे एक बड़ा ह्यूमन मिजरी जो है वो देखने में आ रही है। सूबाई हुकूमत ज़िम्मेदारी नहीं ले रही, वफाकी हुकूमत कह रही हमने बता दिया था। ये क्या मामला है? लोगों की मदद कब करेंगे? वो बीच में फंसे हुए हैं और शदीद सर्दी है, इसका क्या करेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने फराज भाई, और मैं इस सवाल पे ना आपका थोड़ा टाइम भी चाहूंगा। देखें जी, जब नेशनल एक्शन प्लान हुआ और ज़रब अज़ब स्टार्ट हुआ, उस टाइम सारी चीज़ों को एक कोऑर्डिनेशन के साथ चलाया गया जी, और रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, चेक कर लीजिएगा ज़रूर, अगर मेरी गलती हुई तो मुझे मेरी इस्लाह भी कीजिएगा, और मैं मदद भी करूंगा आपके प्रोग्राम में आके कि 17 अरब रुपया, मुझे ये हमारे स्पोक्स पर्सन ने बताया कि 17 अरब रुपया पर ईयर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट देती थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, इन लोगों को जहाँ पर एक्शंस हो रहे थे, जहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे थे, जहाँ पर पर्सन आप जिसे कहते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के ऊपर हो रहे थे, वहां पर उनकी डेवलपमेंट के लिए, जो आप ड्यूरिंग दैट वॉर आपका जो ऑपरेशन है, स्कूल डैमेज होता है, सड़क डैमेज होती है, आपकी हॉस्पिटल डैमेज होता है, इन सब के लिए कर रहे थे। पिछले 3 साल से फेडरल गवर्नमेंट ने 17 अरब रुपए के हर साल का कोई 1 रुपया नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ साहब इस चीज को डिनाई करते हैं, मैं वो डिनाई करते हैं जी। आपने कह देना, रिकॉर्ड की बात है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाके पोस्ट ऑफिस से तो नहीं डाल दिया होंगे ना, ऐसा ही बैंक ट्रांजैक्शन हुई होगी ना, उन्हें क्या दिखा दें जी ट्रांजैक्शन 3 सालों की 17 अरब रुपए की। हमारे अपने शफी जान साहब से मेरी इसके ऊपर बात हुई, मैंने पूरी ब्रीफिंग ली उनसे। उसके बाद 4 अरब रुपया खुद सीएम ने और हमारी कैबिनेट ने रखा कि यार जिन लोगों को फेडरल गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है,
इनको कैसे हम वहाँ पर रन करें, इनके लिए हम 4 अरब रुपया रखते हैं कि इनको वहाँ पर मुख्तस करते हैं और ताकि इनकी चीज़ें डेवलपमेंट और वहाँ पर बाकी काम हो सके। जी अब बात यह है कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को आप सुन लें, आज से 4 दिन पहले की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। इन्होंने कहा जी मौसम सर्दी का था जिसलिए लोग माइग्रेट करके यहाँ पर आ गए, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। आज साबित हुआ कि ऑपरेशन हो रहा है। आज साबित हुआ कि यार सर्दी या पाकिस्तान पूरे में इतनी है, -13+ डिग्री जो है जी कोयटा में है, -40 स्कर्दू में है, जेलम वैली, नीलम वैली जो है उसमें जो है -13-14 तक जा चुका है। बर्फ पड़ रही है सारे, ये जी आपका हजारा बेल्ट सारी की सारी बर्फ के अंदर है, गलियात सारी बर्फ में डूबी है, माइग्रेशन कहीं भी नहीं हुई। जी होती है जरूर छोटी मोटी, इतनी बड़ी तादाद में मिग्रेशन जो है वो कभी भी नहीं हुई। वो सारी की सारी पता चला कि जी दिस इज ऑपरेशन बेस्ड। तो भाई मैं किसकी बात सच मानूं? इन मिनिस्टर्स के नाम लेते हैं आप, बुखारी तो साहब, सुबह और कहते हैं, रात बुखारी को और साहब कहते हैं, करें, दिन को और अब कहते हैं, जो कहते हैं हैं तो खान साहब आपके आएंगे, सूबे के खान बंदे साहब ना, ठीक है। आप क्या करेंगे? इनके लिए कोई इकदामात हो रहे हैं? अभी पॉलिटिकल इशू छोड़ दें, अभी एक सोशल इशू बन गया, एक ह्यूमन इशू बन गया, इसके ऊपर अब क्या कर रही है केपी की गवर्नमेंट? आप लोगों का फोकस 8 फरवरी के ऊपर है या इन बंदों के ऊपर है? पहले ये लेकिन ये हमारा फोकस 8 फरवरी पे भी है, हमारा हुकूमत अपने अवाम के ऊपर भी है, क्योंकि 4.5 करोड़ अवाम का सूबा है केपी के। जी और 2013 में भी हमारी कोलिएटेड गवर्नमेंट कोलिशन में बनी थी जमात इस्लामी के साथ जी गवर्नमेंट। खान साहब को उस टाइम भी लोगों ने वोट दी, 2018 में भी दी, 2024 में भी दी, और 2025 में जब इन हाउस चेंज हुई तब भी सारी अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। हमें अगर लोगों की परवाह नहीं है तो और किसको होगी? जी सवाल तो फेडरल गवर्नमेंट को पूछना चाहिए कि अगर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट कर रही है ना, प्रोविंशियल तो नहीं जी कर रही। जी यार आप मतलब भी नहीं करते, आप बताते भी नहीं, आप कहते हैं इंटेलिजेंस बेसिस पे, अक्टूबर आप पैसा भी नहीं दे अक्टूबर में रहे। बताया आपको। और हमारा तो देश बुखारी में साहब 70 साल की बूढ़ी जी ख्वातीन खान साहब की बहनें भी वहां जाके लोगों को मिल के आई हैं। इनमें से कौन जाता है? बुखारी यार साहब ऑल दिस उनके तो एंजॉय हो रहा है। वो अपना बस हारे हुए लोगों को बैठाया गया है। 17 सीटों के लोग जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, हारे हुए लोग वजीर बने हुए हैं, और उन लोगों से आप तो करेंगे फराज भाई कि वो मुल्क को बहुत अच्छा करेंगे, या उनमें आपका या मेरा या अवाम का दर्द होगा उनके दिलों में, इम्पॉसिबल है जी। बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे ईरान की सिचुएशन पे। हमारे साथ एक बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, इरानियन जर्नलिस्ट हैं मोहम्मद जॉन हुसैन साहब। उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थोड़ा सा रन डाउन आपको दे दूं उनसे बात करने से पहले। ईरान की सिचुएशन फिर से ख़राब हो रही है। अमेरिका धमकियां दे रहा है, इजराइल की तरफ से थ्रेट है। रीजन में सिर्फ बहैसियत मुल्क ईरान को ही ख़तरा नहीं है, पूरे रीजन को ख़तरा है। इस ख़तरे का की तरफ इशारा और इसके ऊपर अपने कंसर्न्स किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने भी ज़ाहिर किए हैं, ओमान ने भी, कतर ने भी, पाकिस्तान ने और रीजन के बाकी ममालिक ने भी इसके ऊपर सीरियस एक्सेप्शन दी है अपनी। रशिया इसके ऊपर बाकायदा नज़रें जमा के बैठा हुआ है, चाइना भी कंसर्न्ड है। इस तमाम सिचुएशन के ऊपर अपने मेहमान से बात करते हैं, इनकी तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं अभी ईरान की क्या सिचुएशन है। और ईरान की तरफ से सख्त रिएक्शन और बयान आया है अमेरिका के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा है ईरान की हुकूमत ने कि किसी भी हमले की सूरत में तल अबीब को निशाना बनाएंगे और ऐसा हमला करेंगे जो पहले कभी देखा या सुना नहीं हुआ किसी ने। क्या कहेंगे जॉन साहब? जी, बहुत अच्छी लाइन से स्टार्ट किया आपने। पहले भी ये बुत था कि इजराइल को कोई कुछ नहीं कर पाएगा और आयरन डोम इनपेनिट्रेबल है, और उस बुत को ईरान ने तोड़ा। एंड आई थिंक ईरान अब रियलाइज करता है कि अमेरिका इस वक्त बहुत ही प्रॉब्लमैटिक पोजीशन में है, क्योंकि बहुत सारी बातें ट्रम्प साहब ने 8 जनवरी से करना शुरू की, तो कि मैं आ रहा हूं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। बहरहाल उसके साथ साथ उनको ये भी पता है कि जो अरब ममालिक हैं और जो दूसरी कंट्रीज हैं, वो कोई भी नहीं चाहता कि अमेरिका स्ट्राइक करे। इनफैक्ट अमेरिका की अपनी आवाम नहीं चाहती कि अमेरिका किसी भी तरीके से ईरान के साथ एंगेज हो इन अ वॉर, क्योंकि डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इसके। ईरान ने ऑन दी अदर हैंड जो अपने डिफेंसेस हैं उनको पूरी तरीके से तैयार रखा हुआ है, और प्लान ये है कि अगर कोई भी अग्रेशन, अभी तो ओमान में खड़ा हुआ उनका जो बेड़ी बेड़ा है, अगर कोई भी अग्रेशन होता है, जी, अब्राहम लिंकन इस वक्त ओमान के गल्फ में है, वो अभी तक मैरिटाइम बाउंड्रीज के अंदर नहीं आया है ईरान की। अगर कोई भी एग्रेशन होती है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, तो ईरान ने डिसाइड किया हुआ है कि डिसाइसिव रिस्पांस होगा। तो आई थिंक ट्रम्प साहब को बहुत मुश्किल होगी फेस सेविंग करने के लिए, क्योंकि बेइज्जती बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त। जी, उन्होंने ये कहा कि आर्माडा जो है वो करीब पहुंच गया है ईरान के। जो रेफरेंस दिया वो रेफरेंस तारीख़ी तौर पे कुछ इतना मुनासिब नहीं है। स्पेनिश आर्माडा ने इंग्लैंड पे हमला करते हुए बहुत बुरी शिकस्त खाई थी। क्या कहेंगे आप इस बारे में?
बिल्कुल सही बात है। हिस्ट्री में यही है कि ग्रेट पावर्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या मुल्क अपने आप को अगर ग्रेटनेस प्रोजेक्ट करने के लिए गुरूर में आ जाता है तो उसको हिस्टोरिकली तो हमने यही देखा है कि उसको शिकस्त पड़ती है। वियतनाम के अंदर अमेरिका ने शिकस्त खाई, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने शिकस्त खाई, स्पेनिश आर्माडा की आपने खुद भी बात की, और हिटलर का भी यही था कि वो रशिया के ऊपर उसने जब अटैक किया तो उसको यही लग रहा था कि अभी तो मैं इम्पेनेट्रेबल हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से ग्रेट पावर्स फॉल एट द जी टाइम व्हेन दे आर थिंकिंग दैट दे आर एट द टॉप। और ये जो आर्माडा आ रहा है, मैं क्लैरिफाई कर दूं, इसके अंदर 5 डिस्ट्रॉयर हैं, ग्राउलर भी है, जी बट एट द सेम टाइम इसके साथ साथ 5,500 लोग जो उस कैरियर के अंदर हैं, और जो मार्को रूबियो के अकॉर्डिंग 40,000 सोल्जर्स ईरान की रेंज में हैं, तो काफी डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स दे सकता है ईरान। और काफी अमेरिका बीइंग अ ग्रेट सुपर पावर एंड अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द एंटायर रीजन, उनके लिए काफी एक बड़ा सवाल है कि वो किस तरीके से अपने आप को सेव करेंगे इस सिचुएशन से। जॉन साहब, पाकिस्तान ने एक बड़ा क्लियर स्टांस ले लिया है ईरान की सिचुएशन के ऊपर। सस्टेन डायलॉग और डिप्लोमेसी, यानी तवातर के साथ आप डायलॉग में एंगेज करें और डिप्लोमेसी जारी रखें। आप पाकिस्तान के इस रिस्पांस को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, एंड आई थिंक पाकिस्तान ने जितनी कॉस्ट बेयर की है अमेरिका की एडवेंचरिज्म की, उसकी किसी ने भी बेयर नहीं की। अफगानिस्तान के अंदर तो जो इन्होंने अमेरिका ने अटैक किया, इन्वेजन की, उसके वॉर ऑन टेरर के हवाले से हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना किस तरीके से आज कितने हमारे जवानों ने शहादतें दी हैं, कितने लोग, जी मासूम लोगों की जाने गई हैं उन टेररिस्ट ग्रुप्स की वजह से जो कि क्रिएट हो गए थे क्योंकि अमेरिका ने इन्वेजन कर दी थी अफगानिस्तान के अंदर। तो आई थिंक कि पाकिस्तान इस बात को समझ चुका है, और एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप ईरान और पाकिस्तान की इस वक्त है, पहले भी थी जाहिर है, लेकिन तशक्कुर के नारे आपने खुद भी देखे जी पिछली 12 दिन की जंग में लग गए, और पाकिस्तान इज स्टैंडिंग फर्म क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री है ऑफ कोर्स। ये बताएं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि जो सदर ट्रंप हैं इन्होंने कुछ अर्ली स्टेटमेंट्स दे दी, उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो थे वो इतने वेल प्लेस्ड नहीं थे रीजन के अंदर दैट ही कुड गो फॉर अ रिजीम चेंज। तो अब विद द मूवमेंट ऑफ दिस ये डिस्ट्रॉयर्स और आर्माडा जिसका मैंने जिक्र किया और आपने उसको बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन भी किया, अब सिचुएशन कितनी चेंज हुई है? हाउ गुड द प्रिपरेशन इज़ एज़ फार एज यूएस इज़ कंसर्न्ड? और अब वो जाहिर है एक सुपर पावर तो है, ताकत तो उनके पास है, मिलिट्री माइट है, ईरान रेजिलिएंट है, पीछे नहीं हटेगा, इसमें भी किसी को शक नहीं है। सिचुएशन कहाँ जा रही है? बहुत अच्छा सवाल है, और बिल्कुल जज्बात के बगैर बात करते हैं, दलाइल पे बात करते हैं, रैशनैलिटी के साथ। देखिए, ये जो आर्माडा आ गया है ये क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज कि करेगा क्या? जी नंबर 1, ये लीडरशिप को स्ट्राइक करेगा। ऐसा अगर ही है। लीडरशिप को स्ट्राइक करता है तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि 12 दिन की जंग में पूरी आईआरजीसी की लीडरशिप खत्म हो चुकी थी और आपने देखा कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा, ये आर्माडा क्या कर सकता है? ये नेवल ब्लॉकेड कर सकता है। नेवल ब्लॉकेड करके ऑफ कोर्स दे कैन ट्राई टू पुश थिंग्स इकोनॉमिकली, लेकिन इकोनॉमिकली जितने हालात बुरे हैं ईरान के और जितने हो चुके हैं, उससे भी आपको पता है कि अभी प्रोटेस्ट जो हुए थे वो भी काम डाउन, तो आई थिंक अभी दोबारा करेगा। तीसरी चीज जो आर्माडा कर सकता है वो ये आर्माडा ये कर सकता है कि ये बता सकता है कि भाई हम बड़े पावरफुल हैं और हम इस आर्माडा को लेके आ सकते हैं यहाँ तक, मैरीटाइम बॉर्डर्स तक, अगर वो जाता है। लेकिन देखिए, ईरान का जो रिस्पांस रहा है, लेट्स लुक एट इट रैशनली विदाउट एनी इमोशंस। जी ईरान का जो रिस्पांस रहा है, पहले तो उन्होंने कोई भी सिंबॉलिक स्ट्राइक्स को मना कर दिया। अमेरिका ने रिक्वेस्ट की ईरान से कि भाई आप सिंबॉलिक स्ट्राइक्स की परमिशन दे दें, मना कर दिया। नेगोशिएशंस पे ईरान ने बोला कि भाई म्यूचुअल ग्राउंड पे अगर करना है तो ठीक है, लेकिन ये जो कंडीशंस है, और ट्रंप साहब ने चेंज भी किया, कल रात को दोबारा बयान आया तो आपने देखा होगा कि 4 कंडीशंस में से 2 कंडीशंस गायब हो गई, और ये बात रह गई कि न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रोटेस्टर्स को ना मारें। न्यूक्लियर प्रोग्राम तो यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद कहा कि हमने खत्म कर दिया है, तो किस चीज के ऊपर उस पर सवाल हो रहा है? दूसरा, प्रोटेस्टर्स की बात, ईरान ने प्रोटेस्टर्स की एग्जीक्यूशन भी, जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स थे, जो मोसाद के एजेंट उन्होंने पकड़े, उनकी एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट कर दी है, इनफैक्ट जल्दी कर दी हैं, आपने भी देखा होगा न्यूज में। तो आई डोंट थिंक कि अभी इस वक्त कोई भी विगल रूम है इस चीज के साथ। नो डाउट अमेरिका इज अ ग्रेट सुपर पावर, एंड इवन इफ दे न्यूक Iran, even if they have troops on ground, I don't think it will make any difference in terms of achieving the aims that the United States. That's not an option. That's not an option at the moment because it will blow out of proportion. China is here और रीजन के अंदर एक न्यूक्लियर वॉर हॉरिफिक कॉन्सेप्ट है, जाहिर है वो फिर यहाँ से कर्टेल नहीं हो सकेगी, पूरी दुनिया में फैल जाएगी। अल्लाह की हिफाजत में रहें तमाम इंसान हैं, ज़ाहिर है न्यूक्लियर वॉर तो बड़ा एक कॉन्सेप्ट ऐसा है। मैं चलूँगा उन 1000 स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स की तरफ जो ऐड किए हैं इरानियंस ने अपने कॉम्बैट यूनिट्स के अंदर, इनकी कितनी अहमियत है और इनसे क्या एक्सपेक्टेशन है इरानियन आर्मी की?
देखें, ईरान अगेन 12 डे वॉर से अगर लेसन लें, आयरन डोम को इनकी पेनिट्रेशन करने का क्या तरीका था, इन्होंने अपने जो आराश और शाहिद ड्रोन्स थे उनको भेजा, स्वॉर्म में भेजा, ओवरवेलम करने के लिए डिफेंसिव रिस्पांस को। जी। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर आया हुआ है, इसके इर्द गिर्द 5 डिस्ट्रॉयर्स हैं जिनका अपना डिफेंसिव मैकेनिज्म है, और इसके साथ ग्राउलर जो है वो इंटरसेप्ट करता है कम्युनिकेशन को, और रेडार बेसिकली कंफ्यूज करता है। होता क्या है कि ईरानी ड्रोन्स जो हैं वो जब स्वॉर्म के प्लान ये है कि स्वॉर्म के साथ जब ये ईरानी ड्रोन्स जाएंगे तो ये डिफेंसिव मेजर्स ओवरवेलम हो जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स के कैरियर के, एंड विद दोज ड्रोन्स सिर्फ ड्रोन्स ही नहीं होंगे बल्कि मिनी सबमरीन्स, ईरान की अपनी जो शैलो वाटर्स में ही ऑपरेट कर सकती हैं, पर्शियन गल्फ के वो सबमरीन्स, और उसके साथ साथ जो आईसीबीएम्स है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, या जो भी क्रूज मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक ग्लाइडर मिसाइल्स भी आ गई हैं, अब तो कतर 2 मिसाइल आ गई है, तो उसका जो बराज है वो, और एयरक्राफ्ट कैरियर पूरा तबाह सिंक करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब इतना भी काफी है कि वो रनवे के ऊपर एक भी चीज हिट हो जाए तो वो इनऑपरेबल हो जाएगा। तो दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी, अगर ड्रोन्स आते हैं तो इट इज नॉट इजी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स कि वो इस अरमाडा, सो कॉल्ड अरमाडा के साथ अपने आप को डिफेंस कर सके इतनी सारी ओवरवेलमिंग आर्सेनल के साथ। जॉन साहब, आपकी बात से लग रहा है कि इन्होंने अपनी सारी जितनी मेजर्स हैं वो कैलकुलेट करके ईरान ने ले ली हैं, यानी जैसे आप शतरंज खेलते हैं, चाल चलते हैं, तो काउंटर मूव जो जैसे आपने एक्सप्लेन किया इन ड्रोन्स की फॉर्मेशन को, तो काउंटर मूव ईरान ने अडॉप्ट कर ली है। तो अब कितने चांसेस हैं, जैसे शराइत पे भी बैक डाउन कर गया अमेरिका, और जाहिर है ज़रा ब्लफ गेम ज़्यादा चल रही है, बड़ा सख्त बयान देते हैं, फिर थोड़ा सा रिट्रीट करते हैं, फिर एक बयान देते हैं, फिर थोड़ा सा रिट्रीट करते हैं, एंड नॉट एग्रेसिवली परसुइंग देयर एक्सपेक्टेड मूव। तो आप कैसे देखते हैं ये आंख मचोली चलती रहेगी, या कुछ होने के भी आपको लगता है इम्कानात हैं? हमें कितना वरी करना चाहिए किसी भी जंग के सिनेरियो में बात कर रहा हूँ? देखिए, सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन चाहता है कि जंग हो। क्या अमेरिका की आवाम चाहती है कि जंग हो? नहीं चाहती, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के जो ट्रम्प साहब आए हैं वो प्रॉमिस यही करके आए हैं कि मैं जंगें नहीं करूंगा, और आवाम उनकी वैसी न्यू कॉन्स जो आ गए हैं, टकर कार्लसन, कैंडस ओवेंस, निक फुएंटेस, तो रिपब्लिकन्स के अंदर भी एक वेव चल गई है कि उनको इजराइल के साथ ज्यादा मसला है, ईरान के साथ इतना मसला नहीं है। अमेरिकन आवाम तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, दे डोंट वांट वॉर। सेकंड, डज द अमेरिकन गवर्नमेंट वांट वॉर? ऑफ कोर्स नो, क्योंकि उसके अंदर भी उनको इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनके, मिलिट्री इंटरेस्ट तो इजराइल के हैं। जी, यस ऑब्वियसली। तो उसके अंदर देखें, दो ग्रुप्स हैं जिनको चाहिए कि जंग हो ईरान के साथ या स्ट्राइक हो। पहला है एपेक लॉबी और एडल्सन, जिन्होंने $250 मिलियन ट्रम्प साहब को दिए और काफी कैंडिडेट्स को ऊपर लेके आया है। पीट हेगसेथ भी उन्हीं की लॉबी से आए। दूसरा जो ग्रुप है वो है रेथियन, जो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन और ये सारी कंपनीज जो अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स से ताल्लुक रखती हैं। इन दो ग्रुप्स का इंटरेस्ट है सिर्फ कि ईरान के ऊपर अटैक हो, इजराइल का और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का, और किसी के लिए सेंस नहीं बनता इस अटैक को करना। सारी कंट्रीज, इनफैक्ट अजरबैजान आप देख लें, इजराइल का बहुत अच्छा एलाई रहा है, उसने भी मना कर दिया, बोला भाई हम अपनी जमीन या एयर स्पेस नहीं देंगे। तो इट मेक्स सेंस दैट ओनली द वॉर मशीनरी विल डिसाइड। जब ट्रंप को नेतन्याहू और जब ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बोलेगा कि आप अटैक करें, तो हो सकता है कि अटैक नहीं हो। और इसलिए आपको कंफ्यूजन आती है, कोई एलियंस नहीं है ट्रंप साहब की कि वो कंफ्यूज कर, simply that he cannot decide for himself, he is not the decision maker. John Mearsheimer कहते हैं कि American foreign policy is controlled by Israel and there is ample evidence on that fact as well. आप भी खुद भी जानते हैं, वो तो खुद मानते हैं। question of वो जी मनरो डॉक्ट्रिन, और जो कि आजकल ट्रंप डॉक्ट्रिन कहलाई जाती है, वो तो उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि इन्होंने उनके इंटरेस्ट को ही सेफगार्ड करना है एट एनी कॉस्ट। वो तो उनकी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब वो चाहेंगे, बिल्कुल वो चाहेंगे तो अटैक होगा, बिल्कुल तो नहीं होगा। जी बिल्कुल अटैक नहीं होगा। मैं यूरोपियन यूनियन की आपसे बात करना चाहता हूं। उन्होंने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, जिस पे ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बयान दिया है कि ये इनकी सबसे बड़ी गलती है। मुझे ये बताएं कि इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड, यानी कुछ अरसा पहले तक जो आपका ये कब्ज़ा कर रहे थे और डेनमार्क पे अटैक कर रहे थे, ग्रीनलैंड को अपने उसमें लेने लगे थे और धमकियां चल रही थी, तो ये तो मज़ाहिका खेज़ है ये चीज़ कि उन्होंने अमेरिका को कुछ डिक्लेयर करने की बजाय रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को ही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। कुछ समझ नहीं आई इस बात की।
अनफॉर्चुनेटली ये तो अमेरिका को तो बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया कि अमेरिका को कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप देखें बेचारे जो मासूम बच्चे गाजा में, जो इजराइल ने जिस बर्बरियत के साथ उनको शहीद किया, जो लोग वहां पे रेजिस्टेंस लड़ रहे हैं, उनको आईडीएफ को उन्होंने अलाउ किया हुआ कि वो आए। योआव गुलैंट और ये नेतन्याहू, ये सारे वॉर क्रिमिनल्स जो हैं, जो आईसीसी ने, मैं नहीं कह रहा वॉर क्रिमिनल्स अपने से, ये जो डिक्लेयर्ड आईसीसी के वांटेड लोग हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं एक्शन हो रहा, उनको आजादी दी जा रही है, उनको फ्लोर्स दिए जा रहे हैं। दिस इज मेनली अ डबल स्टैंडर्ड। पूरी गेम इसके ऊपर यही सेट हुई हुई थी कि आपने देखा कि जो खबरें आ रही थी प्रोटेस्टर्स के नंबर की 30,000, और ये जो रिमार्क्स आ रहे थे कि इतने सारे लोग मारे गए हैं, इसको कौन फंड कर रहा है? इसको नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी से 2 इदारों को दिया गया, बुरमान सेंटर को और ईरान ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान को। फिर इसको यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया ने 66 डिफरेंट लैंग्वेजेस में 100 कंट्रीज के अंदर इसको प्रोलिफरेट कर दिया। पूरा मैकेनिज्म 5th जनरेशन वॉरफेयर में बहुत प्रॉपर्ली ये वेस्टर्न पावर्स एग्जीक्यूट करती हैं। यूरोपियन यूनियन की तो अपनी खुद की ऑटोनॉमी है ही नहीं। दे आर ऑब्वियसली व्हेन दे डोंट टेक अ स्टांस ऑन इजराइल, जब वो वहां पे यूरोविजन के अंदर जब वो अलाउ कर बरतानिया बयान ही नहीं दे सका इस ग्रीनलैंड के मामले पे। वो सोचते ही रह गए और उनकी तरफ से कोई बयान ही नहीं आया। आप देखें खामोशी कितनी है कि उनके अपने मुल्क, कोई यूरोपियन यूनियन, नेटो अलायंस खतरे में डल गया और अमेरिका ने क्लियरली कह दिया कि ये तो लायबिलिटी है हमारे ऊपर। ये तो ट्रम्प साहब ने कहा है ना कि यूरोप के लिए हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की। ये सारी चीजें, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट पावर, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स नोज दैट दे कैन लेवरेज देयर पोजीशन विद द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, इस पे कोई दो राय नहीं। और स्टैंडर्ड सिर्फ तब आते हैं, ये डेमोक्रेसी की बातें, ह्यूमन राइट्स की बातें सिर्फ तब आती हैं जब उनके अपने इंटरेस्ट के खिलाफ कोई चीज हो रही है, वरना उनको कोई चीज याद नहीं आती एज सच। बड़ी खूबसूरती से आपने डिफ़ाइन कर दिया। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। ख्याल रखें नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।